हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो वंशागति के आणविक आधार चैप्टर से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ने वाले हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जान ले कि डीएनए के बारे में यह है कि डीएनए क्या है। तो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। डीएनए क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ रहता है। हम जानते हैं कि गुणसूत्र के अंदर रहता है और डीएनए हमारे गुणों का निर्धारण करने का काम करता है। डीएनए जो है वो नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर के बना हुआ है। तो डीएनए का अगर अध्ययन करना है तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या होगा? तो उसके अनुक्रम को जानना। डीएनए जानते हैं कि स्तनधारियों के डीएनए की लंबाई लगभग 2 मीटर के आसपास होती है। तो इतने लंबे डीएनए के अंदर जो है नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम भी काफी लंबा चौड़ा होगा, उसका अध्ययन हम लोगों को करना है। तो मनुष्य के डीएनए में पाए जाने वाले क्षार अनुक्रम जो होते हैं उसके बारे में जान ले कि जितने सारे जीव हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर, मनुष्य की प्रजाति को देखते हैं, तो लगभग 99.9% जो होते हैं उनके डीएनए एक समान होते हैं और मात्र 0.1% का अंतर जो होता है, 0.1% के अंतर से ही एक आदमी दूसरे आदमी से लक्षणों के आधार पर अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखें कि मनुष्य के डीएनए के अंदर, एक स्तनधारी के डीएनए के अंदर कितना क्षार संख्या होगा, है ना? तो मनुष्य के अंदर जो है क्षार की संख्या 3 × 10⁹ क्षार पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। एक कोशिका की बात हो रही है। और अगर हम लोग चाहते हैं आखिर कि जीवों के अंदर जो विविधता, सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मैटर को हम लोग बढ़िया से समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो डीएनए, तो यहाँ पर हम लोग डीएनए के अनुक्रम का पता लगाएंगे, उसके अंदर उपस्थित क्षार के किस तरह से जुड़े हुए होते हैं उसको हम लोग पता लगाएंगे। फिंगरप्रिंटिंग, है ना? तो इस क्षार अनुक्रम में जो बदलाव होगा वह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करने का काम करेगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें उंगलियों का छाप नहीं लेते हैं, है ना? या आप मत समझे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग उंगलियों के छाप लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम लोग डीएनए के अनुक्रम का पता लगाते हैं और उस अनुक्रम में अगर गड़बड़ी होती है, या गड़बड़ी का मतलब हुआ एक आदमी है तो दूसरे आदमी के डीएनए के अनुक्रम से उसमें कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाएगी और वही भिन्नता जो है उस आदमी के लक्षणों में बदलाव लाने का काम करेगा। तो लोगों के बीच जो आनुवांशिक विभिन्नता है, उनके गुणों में जो विभिन्नता है, उसका पता लगाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले डीएनए के अनुक्रम की जानकारी होनी चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने जेनेटिक कोड पढ़ा। जेनेटिक कोड से पहले क्या पढ़ा? तो किस तरह से ये जुड़े होते हैं हम बता चुके हैं कि लगभग 3300 बुक लिखा जा सकता है। हमारे एक सेल के अंदर जो डीएनए का अनुक्रम है, क्षार सीक्वेंस है, उसको अगर लिखना चाहे तो लगभग 3300 बुक लिखा सकता है और उसमें हर एक पेज में 1000 वर्ड होंगे और हर एक बुक में 1000 पेज की संख्या होगी। तो यह काफी लंबा चौड़ा है। और जब हम डीएनए के अनुक्रम की जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं तभी हम लोग किसी दो मनुष्य के बीच में तुलनात्मक अध्ययन को पूरा कर पाते हैं। मान लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य रूप से उपयोग क्या है? तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मर्डर किया है ना? उस व्यक्ति ने मर्डर किया है या नहीं किया है ना? या किसी तरह का अप्रिय घटना को, सामाजिक रूप से अप्रिय घटना का अंजाम दिया है जिसे नहीं होना चाहिए, हम उसे दोषी मान रहे हैं और उसे उसके लिए सजा दिलाना चाहते हैं। उस कंडीशन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। सबसे पहले जिस सस्पेक्ट को हम लोग पकड़ के लाए हैं उस सस्पेक्ट का डीएनए निकालेंगे, है ना? और फिर जो डीएनए का सैंपल हमको घटना स्थल से मिला है उस घटना स्थल के सैंपल से उस व्यक्ति के डीएनए का अनुक्रम का मिलान करेंगे। अगर अनुक्रम मिल जाता है तभी वह व्यक्ति दोषी माना जाएगा। यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अपराधियों का भी पता लगाया जा सकता है ना? एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो है कह रहा है ये मेरा बच्चा नहीं है, अब हमें उसे वैज्ञानिक रूप से प्रूफ करना है कि उसका बच्चा है या नहीं है, तो उस दोनों के डीएनए को मिलाएंगे। तो हम जानते हैं कि डीएनए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो अगर वह बच्चा उनका होगा तो डीएनए में समानता काफी हद तक मिलेगी, है ना? तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम लोगों ने उपयोग देखा और साथ में देखा कि कैसे कैसे ये क्या कर सकते हैं इसके द्वारा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करेंगे तो अभी कह रहे थे कि 3300 बुक लिखा जाएगा, है ना? तो 3300 बुक वाला उतना पूरा डीएनए को पढ़ना पड़ेगा हमें
और तब अपराधी का पता लगाएंगे तो काफी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। ऐसे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है काफी महंगी प्रक्रिया है, काफी खर्चीली प्रक्रिया है और काफी लंबा समय लेने वाला है। तो काफी जटिल है। तो इसमें क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सभी से नहीं किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करने के लिए हमें हमारे डीएनए के अनुक्रम में, हम जो डीएनए का सीक्वेंसिंग किए हैं उस अनुक्रम में कुछ ऐसे बेस मिलते हैं जो हमारे अनुक्रम में बार बार रिपीट होते हैं। तो रिपीट होने वाले इस क्षार अनुक्रम को हम लोग रिपीटिटिव डीएनए या पुनरावृत्ति डीएनए अनुक्रम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, पुनरावृत्ति डीएनए अनुक्रम कहा जाता है। तो इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। यानी पूरे डीएनए के अनुक्रम का जांच नहीं करना है, करना सिर्फ कितना है, तो पुनरावृत्ति डीएनए अनुक्रम जो है उसी का जांच करना है। और इस विधि की खोज जो है उन्होंने की थी, अलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने इस विधि की खोज की थी। ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो वीके कश्यप और लालजी सिंह ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को उचित मुकाम तक पहुंचाया हमारे भारत में। हमारे भारत में इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए संबंधित या सेल संबंधित खोज के लिए एक संस्था है हैदराबाद में जिसका नाम है सेंटर फॉर सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको हम लोग CCMB के नाम से जानते हैं, है ना। इसे क्या कहा जाता है, CCMB के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद में ये सिचुएटेड है और यह क्या करता है, तो डीएनए से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करता है, कोशिका से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करता है और उस पर खोज जारी रहता है वहां। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, जैसे वही घटना स्थल हम लोग देखे थे, बैंक रॉबरी हो गया था, है ना, अपराधी ने किसी का मर्डर कर दिया था। तो हम लोग उस अपराधी को तभी पकड़ सकते हैं जब तक कि वहां हमें उसका डीएनए का सैंपल मिले, है ना। अगर सैंपल नहीं मिलेगा डीएनए का किसी तरह का तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि उसने वहां पर हत्या की थी। दूसरी विधि के द्वारा पता लगा सकते हैं लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वहां कोई उपयोग नहीं होगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए सैंपल चाहिए हमें, जिससे कि हम जांच सके कि किसका यह डीएनए है। तो यहाँ इसके लिए उत्तक ले सकते हैं किसी आदमी का, है ना। बाल क्या, जड़ से उखड़ा हुआ बाल, माने फॉलिकल जिसमें रहेगा वो बाल यहाँ कारगर सिद्ध होगा। त्वचा, शुक्राणु, लार ले सकते हैं, रक्त मिल जाए, है ना, हड्डी मिल जाए। तो ये सारे चीजों का हम लोग सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रक्रिया है वह काफी लंबी चौड़ी है ना, कई प्रक्रम से होकर के इसे गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे डीएनए अनुक्रम में जो पुनरावृत्ति डीएनए क्रम होता है, तो पुनरावृत्ति डीएनए क्रम 2 सैटेलाइट का निर्माण करता है। तो देखिए सैटेलाइट पहले देखते हैं हम लोग। पुनरावृत्ति डीएनए में क्या होता है कि एक बड़ा और एक छोटा चोटी बनता है। माने पुनरावृत्ति डीएनए क्रम को हम लोग जब डीएनए के अंदर देखते हैं डीएनए अनुक्रम में, तो लगता है कहीं एक छोटा, कहीं नीचा, कहीं ऊंचा, है ना। इस तरह की चोटी का निर्माण करता है, है ना। क्या लगेगा, कहीं छोटा है, कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है। तो यह चोटी जैसी जो रचना बनेगी इसे ही क्या कहा जाता है, सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। ये सैटेलाइट कुछ चोटी छोटी होगी, है ना, मिनी सैटेलाइट, कुछ चोटी बड़ी होगी, माइक्रो सैटेलाइट के नाम से इस चोटी को कहेंगे, है ना। अब याद रखना है कि मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में ही अंतर होता है। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में ही क्या होगा, अंतर होगा। यहाँ देखिए चोटी के क्रम में, है ना, तो एक चोटी आपको क्या लग रही है, छोटी लग रही है, मान लेते हैं। एक क्या लग रही है उसकी तुलना में बड़ी, इसको भी छोटी मान ले। और एक जो है इसके सामने देखे ये वाला, तो उससे बड़ी है। तो ये मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट अगर एक व्यक्ति से संबंधित है तो उसका, जैसे ये आदमी मर्डर किया, हम ही मर्डर किए और हमारा वहां पर कुछ गिर गया खून वगैरह, तो हमारे से वहां मिलान होगा। तो ये वाला जो सीक्वेंस है मेरा और उस स्थान का, दोनों का समान रहे। लेकिन असंबंधित व्यक्ति अगर रहेगा, मतलब हमने वहां हत्या नहीं किया, हमने वहां मर्डर नहीं किया, तो उस कंडीशन में यह जो अनुक्रम होगा यह क्या हो जाएगा, मैंने मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट का जो प्रक्रम है, चोटी जो है वह क्या हो जाएगा, वहां चेंज हो जाएगा, है ना। क्योंकि असंबंधित व्यक्तियों में इसकी रचनाएं अलग अलग होती है, एक समान व्यक्ति में यह एक जैसा होता है। अब कहा जा रहा है कि डीएनए की यह बहुरूपता, है ना, ये जो बहुरूपता है, सैटेलाइट का मिलना अलग अलग रूपों में मिल रहा है, तो ये क्या होता है, लगातार उत्परिवर्तन होते रहता है। और उत्परिवर्तन से कुछ खंड क्या होते हैं, हट जाते हैं, कुछ नए खंड जो हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। तो नए वास्तविक खंड के घटने और नए खंड के जुटने के कारण
यहाँ पर यह जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए अनुक्रम है वह चेंज हो गया है। तो इस तरह के चेंज को VNTR कहा जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट हर बार क्या होगा, अलग अलग क्रिएचर्स में क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। अलग अलग क्रिएचर्स में VNTR क्या हो जाना है, वेरी कर जाना है। तो ये जब वेरी हो जाएगा है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति यहाँ दोषी था या फिर दोषी नहीं है। ठीक है, अब पूरा टेक्निक कैसे ये काम करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रक्रिया है वह कैसे काम करती है, कैसे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कर पाएंगे। तो पूरा प्रोसेस को डन करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो हमारा सैंपल है। हमारे पास अभियुक्त का डीएनए सैंपल होना चाहिए और जो सस्पेक्ट है उस दोनों का सैंपल होना चाहिए, है ना, जिस पर हम दोष लगा रहे हैं और जहां पर हम लोग घटनास्थल से जो मिला है और जिस पर दोष लगा रहे हैं, दोनों का डीएनए हमें सैंपल के रूप में चाहिए। पहला चीज, इस पूरे प्रयोग को कंप्लीट करने के लिए कितना डीएनए की आवश्यकता होगी, तो कम से कम कहा जा रहा है 1 लाख सेल होता चाहिए हमारे पास। अगर हमें घटनास्थल से कम मात्रा में डीएनए की प्राप्ति हुई है, उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में पीसीआर हम लोग करेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, पीसीआर को उस कंडीशन में करेंगे। पीसीआर करने से फायदा क्या होगा, तो हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, कि पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा डीएनए को एम्पलीफाई किया जाता है। अगर हमारी आवश्यकता ज्यादा है और हमारे पास डीएनए का सैंपल कम है तो हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, डीएनए की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग पीसीआर करेंगे, डीएनए सैंपल जो हमारे पास है उस सैंपल का अगर हम लोग पीसीआर करेंगे तो उस सैंपल के अंदर क्या है, VNTR है या फिर पुनरावृत्ति डीएनए अनुक्रम है। तो वो चीज जो है, तो जब डीएनए की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे पास VNTR की भी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, दोनों की मात्रा बढ़ जाएगी। अब हमें एप्रोप्रिएट अमाउंट में डीएनए सैंपल की प्राप्ति हो गई, चाहे पीसीआर के द्वारा या फिर नॉर्मली हम लोग एप्रोप्रिएट अमाउंट में डीएनए को प्राप्त कर लिए। अब डीएनए लंबा लंबा है, कहें कि 2-2 मीटर लंबा हो जाता है ये रस्सी जैसा, तो हमारे प्रयोग में असुविधा होगा, इस तरह का सैंपल तो हमको मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक एंजाइम है, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, आणविक कैंची कहा जाता है। ये डीएनए को एक खास स्थान से काटने का काम करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कई प्रकार के होते हैं और हर अलग अलग एंजाइम अलग अलग स्थान से डीएनए को काटने का काम करता है। तो हम लोग डीएनए का कट कर लेंगे, ढेर सारा सैंपल के रूप में क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा डीएनए को काट दिया जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे पास डीएनए का जो अनुक्रम है उसके अंदर रिपीटेटिव डीएनए है, पुनरावृत्ति डीएनए अनुक्रम है। पुनरावृत्ति डीएनए अनुक्रम इक्वल टू हमारा VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, क्योंकि यह जो है हमारे VNTR में क्या रहेगा, तो सैटेलाइट प्रेजेंट रहेगा। सैटेलाइट 2 तरह का बताए, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, तो ये हमारा दोनों प्रेजेंट रहेगा। तो VNTR की संख्या भी जो है वो पीसीआर के साथ बढ़ जाएगी। पहले ही कह चुके कि जब हम पीसीआर करेंगे डीएनए बढ़ेगा तो VNTR या रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस दोनों बढ़ेगा हमारा। ठीक है, तो हमारे प्रयोग के लिए उचित मात्रा में ये मिल जाएगा। अब आगे देखें कि डीएनए जो है हम जानते हैं डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स मॉडल रहेगा तो हमारा प्रयोग जो है अच्छे से कंप्लीट हो नहीं पाएगा। इसके लिए डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में बदलना पड़ेगा। सिंगल स्ट्रैंड में डीएनए को बदलना पड़ेगा, यानी 2 धागे जो इस तरह से क्वाइल्ड थे, इस धागे को खोल देना पड़ेगा। अनविंडिंग ऑफ हेलिक्स तो यहाँ पर अनविंडिंग ऑफ हेलिक्स पिछला क्लास वाला याद नहीं कर लेना है ना, कि हमारा हेलिकेज एंजाइम होता था जो डीएनए के अनविंडिंग में हेल्प करता था। यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्षारीय रसायन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को सिंगल धागे में बदल लेंगे। अब इस डीएनए को हम लोग जो डीएनए लिए हैं ऐसा ही हाथ में लेके घूमते रहेंगे, अलग कर लेंगे, है ना, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसको हम लोग एक विधि है जिसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं, पूरा हम जो लिए थे सैंपल के रूप में, हमारा ब्लड लिया गया था, हमारा हेयर फॉलिकल लिया गया था, हमारा था सेल का कट लिया गया था। तो इस सेल से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए। सेल का कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होना चाहिए, है ना, टिश्यू का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, प्रोटीन्स नहीं होना चाहिए। तो सब में से सिर्फ सेल में से हमको निकालना क्या है, डीएनए।
तो सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने की विधि को क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, है ना। यहां देखें कि सेल से डीएनए को निकालने की विधि क्या कहलाती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? डीएनए को निकालेंगे। ये विधि क्या है? इसके लिए हमें एगारोज जेल की जरूरत पड़ती है। एगारोज जो है सी वीड्स है, समुद्री घास है, उसी से हम लोग एगारोज जेल का निर्माण करते हैं और उस एगारोज जेल में हम लोग सेल को डालते हैं, है ना। और सेल को डालने के बाद वहां पर नायलॉन की पट्टी रहती है, इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेस से गुजारा जाता है, फिर एक्सरे प्लेट रखा जाता है। तो ये पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वह विधि है जिसके द्वारा हम लोग सेल से, हमारा जो सैंपल दिया गया था, बाल, मसल्स, है ना, या खून, उससे हम लोग डीएनए को सिर्फ निकालेंगे। सेल के अदर मटेरियल्स जो है उसमें नहीं रहेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? टुकड़े को नायलॉन की पट्टी पर प्राप्त करते हैं। बताएं कि एगारोजेल पर पहले डीएनए सेल को डालेंगे। एगारोजेल के नीचे जो रहेगा हमारा नाइट्रोसेलुलोज का पट्टी रहेगा और इसी नाइट्रोसेलुलोज में नायलॉन की पट्टी रहेगी और नायलॉन की पट्टी पर हमारा डीएनए प्राप्त हो जाएगा। तो नायलॉन की पट्टी पर डीएनए को प्राप्त करने की विधि जो है वो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाती है। नायलॉन की पट्टी पर जो डीएनए आ गया उस मेथड को क्या कहते हैं? साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। साथ में हमारे नायलॉन के इस पट्टी पर कुछ रेडियो सक्रिय सबस्टांस रहेंगे जिसको रेडियो सक्रिय प्रूफ्स कहा जाता है। अब नायलॉन के नीचे हम लोग एक्सरे का प्लेट रखेंगे, है ना, और अंत में यहां पर हमको इस तरह से शक्ल में क्या दिखाई देगा? धब्बा धब्बा काला रंग का धब्बा, है ना, रेड रंग का धब्बा, जो भी धब्बा हमको दिखाई देगा, स्पॉट दिखाई देगा। और इस स्पॉट के स्ट्रक्चर को देख करके हम लोग डीएनए का मिलान करेंगे। अलग अलग जीवों का डीएनए का स्ट्रक्चर जो होगा, एक आदमी का दूसरे आदमी से डीएनए स्ट्रक्चर चेंज होगा। अगर हमारा, है ना, हमसे रिलेटिव है, हमारे बच्चे हैं, तो उनका जो डीएनए है हमसे मैच करेगा। लेकिन अगर अनरिलेटेड है तो यह जो सीक्वेंस हमें मिल रहा है इस सीक्वेंस में परिवर्तन दिखाएगा और आसानी से हम लोग क्या कर देंगे? उतना प्रोसेस टिपिकल है। यहाँ पर बताना काफी आसान है कि यह डीएनए इससे मिलता है या नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझे। अब इसका उपयोग अपराधियों का पता लगाने में कोई व्यक्ति कह रहा है मेरा बच्चा नहीं है तो उसको पता लगाने, रेप के कंडीशन में, है ना, तो ये सब कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? इसके द्वारा पता लगाते हैं। तो ये है इसका उपयोग, है ना। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।